नमस्ते एंड वेलकम टू बोधि अनुवाद ब्रॉट यू बाय बोधि भाषा। बोधि अनुवाद सेवा में आपका हार्दिक स्वागत है। पीटी एजुकेशन और पीटीज आईएएस एकेडमी द्वारा प्रस्तुत बोधि बूस्टर नॉलेज पोर्टल के तहत अंग्रेजी के कुछ श्रेष्ठ लेखों को हम सीधे हिंदी में अनुवाद कर समझ लेते हैं। इसका लाभ हमारे सभी हिंदी भाषी साथियों, छात्र छात्राओं को प्रत्यक्ष मिलेगा। आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु, परीक्षाओं हेतु और आत्म विकास हेतु अंग्रेजी का सारा डर मन से निकाल दें। अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, हमारी मालिक नहीं। इसको पूरी तरह से डीकंस्ट्रक्ट और डीमिस्टिफाई हम करेंगे। हमारे शानदार बोधि प्रथम कोर्स के बारे में जानकारी bodhipratham.com पर जाकर लें। आपको जीवन में आत्मविश्वास से भर देने और जीवन में प्राथमिकताएं तय करने में सहायक ये अद्भुत कोर्स, इसकी मई बैच सक्सेसफुली कंप्लीटेड है और अब नवंबर-दिसंबर बैच के लिए पंजीयन प्रारंभ हो चुके हैं। ज़रूर इसकी जानकारी लीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। घर बैठे सबसे बढ़िया कोर्सेस पढ़कर अपना समय और पैसा दोनों बचाने हेतु आप इस बढ़िया से पोर्टल गुरुकुल पर आएं। You will be surprised to see the range of courses we have and the ease with which you can begin to study. No travel, no nonsense, no conveyance expenses, no pollution, no waste of time. Pure quality 24/7 at your fingertips. आइए आज का बोधि भाषा का काम शुरू करें। हमारी प्रोसेस सिंपल होगी। एक बड़ा खूबसूरत सा लेख आपको स्क्रीन पर बाईं ओर दिखेगा। उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस प्रकार हम अनुवादित करेंगे। You will see the full article on the left side of your screen and passage by passage or para by para we will translate it into Hindi. जिस भाग का हम हिंदी अनुवाद करेंगे वो आपको स्क्रीन पर दाईं ओर दिखेगा। आंखें गड़ा कर दाईं ओर जो है उसे पढ़ें, कानों से बहुत ध्यान से सुने और दिमाग में इन बिंदुओं को आपस में जोड़ें, कनेक्टिंग द डॉट्स। ऐसा आप करते जाएंगे तो आपको इस भाषा पर पूरा कमांड डेवलप करने में सरलता होगी। विश्वास रखें, अंग्रेजी हिंदी की ही तरह सिर्फ एक भाषा है। वो तो हमारे देश में हमने उसे अपना मालिक बना रखा है, इसलिए उसका हव्वा है और लोग बेचारे इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में ही अपने आप को खत्म कर लेते हैं। उन्हीं सब बीमारियों से लड़ने का एक विनम्र प्रयास बोधि भाषा अनुवाद है। आपका साथ मिलेगा तो इसे हम आगे जारी रखेंगे। कमेंट थ्रेड में ज़रूर हमारी टीम का मनोबल बढ़ाइएगा। काम शुरू करें। सबसे पहले टाइटल पर ध्यान दीजिए। हाउ टू स्पीड अप जुडिशरी। न्यायपालिका में गति कैसे लाएं। लेट्स मेक इंडिया स्लो कोर्ट्स करंटली एग्जैक्टिंग एन इनॉर्मस ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टोल वर्ल्ड क्लास। आइए भारत की धीमी गति से चलने वाले न्यायालयों को, जो एक बहुत भारी मानवीय और आर्थिक कीमत वसूलते जा रहे हैं, विश्व स्तरीय बनाएं। ये थी सब हेडिंग। अब इस पैराग्राफ का ट्रांसलेशन यानी अब असली काम शुरू होता है। जस्टिस कर्नन के लिए जो गिरफ्तारी का आदेश निकला और साथ ही साथ ये तथ्य भी कि बहुत अधिक चर्चा में रहा निर्भया मामला सुलझने में 4 वर्ष लग गए, वो भारत की वृहद न्यायिक आपदा के प्रतीक हैं। लगभग 3 करोड़ मामले आज भारत के अनेक न्यायालयों में लंबित पड़े हैं। एक विश्लेषण के मुताबिक यदि भारत के न्यायाधीश प्रति घंटे 100 मामले निपटाते चलें बिना खाए पिए और बिना सोए, तो हम ये काम 35 वर्षों में पूरा कर लेंगे। जिला स्तरीय और अधीनस्थ न्यायालय के मामलों को उनमें से 57% हेतु निपटान में 10 वर्ष से अधिक लग जाते हैं। अनुबंध लागू करवाने के सूचकांक में 189 देशों में भारत 178वीं पायदान पर खड़ा है, जिसकी वजह से भारत विश्व बैंक की व्यापार सुगमता अध्ययन में सबसे खराब प्रदर्शनकारियों में से एक है, या प्रदर्शन करने वालों में से एक है। व्यापार सुगमता सूचकांक यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, यही भारत की
कुल खराब श्रेणी के लिए जिम्मेदार है और भारत में निवेश आकर्षित करने का सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है। मतलब ये धीमी गति से होने वाला न्यायालयी काम। मुख्य न्यायाधीश श्रीमान खेहर का आह्वान कि सभी न्यायाधीश गर्मी की छुट्टियों के अपने 5 दिन त्याग दें देश हेतु, इससे अधिक समयानुकूल नहीं हो सकता था। वास्तव में ये सोच मन में उपजती है कि न्यायालय को गर्मियों की छुट्टी मिलती ही क्यों है। आगे चलते हैं। निचली अदालतों में मामलों की इस बाढ़, द ग्लट ऑफ केसेस, ही वो जड़ है, ही समस्या की जड़ है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि हम इसे स्वीकारें और एक सतत पद्धति के तहत इसका निरीक्षण करते चलें। हमें न्यायालयीन प्रक्रियाओं पे बहुत बारीक आंकड़ों तक पहुंच होनी चाहिए और ये उच्च न्यायालय और निचली अदालतों के स्तर दोनों पर होना चाहिए। बहुत सारे न्यायालय ये आंकड़े ही नहीं भरते जिसमें किस तिथि को मामला दर्ज हुआ वो कॉलम होता है, जो कि देरी को चिन्हित करने हेतु सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हो। आगे चलते हैं। जो आंकड़े मिल रहे हैं वो भी पूर्ण रूप से विश्वसनीय नहीं हैं और अलग अलग न्यायालयों के बीच सुसंगत नहीं है, क्योंकि अलग अलग न्यायालय अलग अलग प्रकार के एब्रीविएशन का इस्तेमाल करते हैं, वर्गीकरण का इस्तेमाल करते हैं और प्रारूपों का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से अदालतों के बीच आंकड़ों की तुलना करना एक बहुत कठिन और महंगी प्रक्रिया बन जाता है। न्यायालयों के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की दिशा में काफी तरक्की तो हुई है, प्रगति तो हुई है, किंतु फिर भी कंप्यूटरीकरण के दायरे में आंकड़ों के संग्रहण की प्रक्रिया का मानकीकरण भी अलग अलग न्यायालयों के संदर्भ में होना चाहिए और केवल ये नहीं कि टुकड़ों टुकड़ों में कंप्यूटरीकरण करके रख दिया। मियरली कंप्यूटराइजेशन विद इन साइलोज, साइलो यानी एक अपना अकेला खड़ा हुआ टावर जिसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में औसतन प्रति न्यायाधीश प्रतिदिन 77 सुनवाइयां चलती हैं, जबकि कलकत्ता उच्च न्यायालय में यही आंकड़ा 148 सुनवाइयों का है। न्यायाधीश विशिष्ट किसी भी प्रकार के आंकड़े उपलब्ध ही नहीं हैं। यदि हमारे पास बड़े सरल आंकड़े जैसे कि प्रति जज केस निपटाने की अवधि या गति होती या अलग अलग न्यायाधीशों के संबंध में विषयों के वर्गीकरण के आंकड़े होते, तो इस व्यवस्था में बहुत सारी जवाबदेही और विश्वास लाया जा सकता। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया ये, लेकिन आप घबराइए मत, इसे फिर से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। कॉलेजियम यानी उच्चतम न्यायालय के वो न्यायाधीशों का समूह जो सभी नियुक्तियां करता है, कॉलेजियम सिस्टम के पास जजों की पदोन्नति हेतु अधिक वस्तुनिष्ठ आंकड़े उपलब्ध हो जाएंगे। मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय और उच्च न्यायालयों के पास एक जीवंत डैशबोर्ड होना चाहिए, जिससे उन्हें उच्च न्यायालयों, न्यायाधीशों और निचली अदालतों के संकलित आंकड़ों के प्रदर्शन की जीवंत जानकारियां मिलती रहें, जिसमें अलग अलग केपीआईज हेतु सरल रंग आधारित चिन्हक हों। केपीआईज की परफॉर्मेंस इंडाइसेस
या इंडिकेटर्स, अलग अलग हो सकता है केपीआई। उतनी डिटेल में मत जाओ, घबराओ मत, मूल बात समझो। आगे चलते हैं। नई तकनीकियों का पूरा इस्तेमाल होना चाहिए, न कि केवल आंकड़े संग्रहण की तकनीकों का। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से परिपक्व होती जा रही है और मशीन लर्निंग मानकीकृत आंकड़ा संग्रहण में हो रही नई प्रगति की मदद से न्यायाधीशों को हम ये मदद दे सकते हैं कि वो अपना निर्णय सुनाने में इनकी मदद लें। चीन की 9 रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया एक सॉफ्टवेयर, उसकी मदद से 300 जजों ने 1.5 लाख मामलों को निपटाया, जिससे उनका कार्यभार 1/3 से घट गया। आज नागरिक समाज का रुझान ज्यादा से ज्यादा इस ओर है कि देरी के लिए न्यायाधीशों पर दोष डाला जाए। यह तो गलत बात है। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के कार्यालयों को वकीलों ने इसलिए घेराबंदी कर दी क्योंकि उसने, यानी उस न्यायाधीश ने, बार बार मामला आगे बढ़वाने हेतु प्रयत्न करने पर दंड लगा दिया था, एडजर्नमेंट। और ये हल्की फुल्की निवेदन थे जिनमें कोई गंभीरता नहीं थी। वकील जिन्हें प्रति सुनवाई पैसा मिलता है, उनका तो निजी हित और स्वार्थ यही है कि बार बार मामले को आगे बढ़वाया जाए ताकि ये केस और घसीटता चला जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तो अब अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी गई है, लेकिन यदि हकीकत में देखें तो कभी कभार ही इसका प्रयोग होता है, और यदि प्रयोग करने लायक स्थिति हो भी तो भी उसको बहुत कम बार हम प्रयुक्त करते हैं। जवाबदेही उन व्यक्तियों पर तय होना आवश्यक है जो न्याय मिलने की प्रक्रिया में लगातार बार बार देरी के लिए जिम्मेदार हैं। काफी जबरदस्त लेख लिखा है अमिताभ कांत साहब ने, मेक इन इंडिया के जनक रहे हैं ये। आगे बढ़ते हैं। मामलों के निपटान में जो समय लगता है वो अलग अलग मामलों की श्रेणियों के लिए बहुत अलग अलग होता है। DAKSH दक्ष की एक रपट के अनुसार एक दीवानी पुनरीक्षण याचिका, सिविल रिवीजन पिटीशन पर निर्णय लेने में जितने चरण लगते हैं वो किसी भी तरह दीवानी या फौजदारी अपीलों से कम नहीं होते, क्रिमिनल अपील्स। लेकिन दीवानी पुनरीक्षण याचिकाएं औसतन बंबई उच्च न्यायालय में 77 दिनों में तय हो जाती हैं, जबकि दीवानी अपीलों को 2303 दिन औसतन लगते हैं। तब तक तो जाने कितने लोग गुजर भी जाएंगे। इससे यह समझ में आता है कि भारत में प्रक्रियात्मक कानून के तहत मामला प्रबंधन अब पूरी तरह से सुधार की मांग कर रहा है। मामला प्रबंधन सुनवाइयां, केस मैनेजमेंट हियरिंग्स, अब लाई जानी चाहिए जब दोनों ही पक्षों द्वारा अपनी अपनी दलीलें प्रस्तुत कर दी गई हों, और इन हियरिंग्स में समय सीमाएं तय होनी चाहिए, और जो भी पक्ष इन समय सीमाओं का सम्मान करने में अक्षम हो जाए उन पर न्यायालय को प्रतिबंध लगाना चाहिए। साथ ही हमें एडजर्नमेंट मैन्युअल, यानी मामला जब आगे बढ़ता है, लंबित होता है, उसकी पुस्तिका एक समेकित रूप से सभी न्यायालयों में उपलब्ध करा देनी चाहिए, जिसमें वो शर्तें और परिस्थितियां संहिताबद्ध की जाएं, कोडिफाइज, जिसके तहत आपको मामला आगे बढ़ाने की अनुमति मिलेगी, ताकि
मन मानेपन पर रोक लगे या उसमें कमी आए। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा ये बहुत टेक्निकल होता जा रहा है, वो मैं समझ रहा हूं, लेकिन इस तरह के लेख पढ़कर ही हमें अलग अलग कठिन विषयों पर अपनी पकड़ बनाना संभव होगा। तो एडजर्नमेंट यानी स्थगन, आगे बढ़वा देना, उसको लंबित करवा देना, स्थगन ले लेना, एडजर्नमेंट। आर्बिट्ररीनेस, मन मानापन। आगे चलते हैं। कार्यकारी के क्षेत्र में समय समय पर जब न्यायालय दखल देता है तो निर्णय लेने की प्रक्रिया में आर्थिक अनिश्चितता और जटिल रूप से बढ़ जाती है। दो हालिया उदाहरण हैं जब तमिलनाडु के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से सभी किसानों के ऋणों को माफ करने के लिए कहा और उच्चतम न्यायालय ने राजमार्गों पर शराबबंदी कर दी। जो अल्प अवधि की सोच इन दखल अंदाजियों की वजह से मजबूत होती है, वो दीर्घावधि की निश्चितता, सततता और नीतिगत सुस्पष्टता पर गहरा प्रभाव डालती है। अनेक मामलों में इसमें तो नागरिकों की जीविकाएं खत्म हो जाती हैं जो उस मामले में एक पक्ष भी नहीं थे। तो बड़े अच्छे से तर्क दे रहे हैं कान साहब। भारत में निवेश को यदि बड़े स्तर पर हमें जोखिम मुक्त करना है तो हमें बहुत तेजी से दिल्ली और मुंबई में वाणिज्यिक न्यायालयों को परिचालनात्मक बनाना होगा और ये एक पहला कदम होगा। और साथ ही वाणिज्यिक मामलों में प्रक्रियागत नियमों को तुरंत अद्यतन करके हमें पेंडिंग पड़े यानी पुराने लटक रहे मामलों को कम करना होगा और व्यापार सुगमता विश्व बैंक की रपट में भारत की श्रेणी सुधारनी होगी। एक ही सेंटेंस है ये पूरा, सांस ले लो। अब क्या था सेंटेंस? To substantially de-risk investments into India, we need to quickly operationalize commercial courts in Delhi and Mumbai as the first step and update the rules of procedure for commercial cases to reduce the backlog of these cases and to improve India's rank in the Doing Business report of the World Bank. सांस ले रहा था। न्यायालयों में जो बहुत अधिक लंबित पड़े हुए मामलों की संख्या है वो तभी घटेगी जब प्रभावी मूल्यांकन होगा, प्रक्रियागत सुधार होगा, लगातार फीडबैक लिया जाएगा और जब न्यायपालिका को तकनीक और आधुनिक यंत्रों से सुसज्जित कर दिया जाएगा। केवल ऐसा करके ही भारत में एक नवीन और आधुनिक न्याय व्यवस्था का उदय होगा जिसमें यह क्षमता होगी कि वो न्याय को त्वरित गति से प्रदान करे, चूंकि हम सब जानते हैं कि देरी से मिला न्याय न्याय नहीं मिलने के समतुल्य होता है। बहुत ही खूबसूरत लेख। उम्मीद करते हैं हम इसके साथ जस्टिस कर पाए। जस्टिस विथ एन आर्टिकल ऑन जस्टिस सिस्टम ऑफ इंडिया। gurukul.pteducation.com पर हमारे बढ़िया कोर्सेज की जानकारी लें, एनरोल कराएं। रोजाना बोधि शिक्षा साइट पर आकर नए नए वीडियोस जो आपकी लर्निंग के लिए है, पूरा खजाना उपलब्ध है, इसका लाभ लें। ब्रॉट यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज आईएएस एकेडमी। हमारा बोधि प्रथम कोर्स 6 दिन का क्लासरूम कोर्स जो जीवन में आपको पहला ठोस कदम लेने में बहुत मदद कर सकता है। इसमें अवश्य रजिस्टर कराएं। bodhipratham.com की साइट पर आकर जानकारी लें। आज का अनुवाद आपको कैसा लगा? बोधि भाषा साइट पर हमें बताएं, हमें बहुत खुशी होगी आपके साथ इंटरैक्ट कर। बोधि अनुवाद में आज के सत्र में इतना ही। बहुत जल्द हम पुनः आपसे मुखातिब होंगे। ध्यान रखें, हमारी वेबसाइट bodhibooster.com पर आप रोज़ाना विजिट करें। यहाँ नॉलेज पोर्टल बोधि बूस्टर अंग्रेजी हिंदी जो दोनों में उपलब्ध है। ये जानकारियों, आंकड़ों और विश्लेषणों का खजाना उपलब्ध है। बिल्कुल भी इसे मिस ना करें। हमारे लिए आप टेस्टिमोनियल लिखें तो आप बोधि स्टार्स का हिस्सा बनेंगे और आपकी खूबसूरत तस्वीर यहाँ दिखाई देगी। इसके लिए आपको सिर्फ टेस्टिमोनियल लिखना है। ये लिंक आपको राइट पैनल में हमेशा दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज के बोधि अनुवाद को हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अनुमति दीजिए, बहुत जल्द आपसे फिर भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।